हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी मॉक्स चैनल पर। एंड वंस अगेन वी आर हेयर विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सीडीबी एंड शिक्षण शास्त्र। इस वीडियो में लिए गए सभी क्वेश्चंस किसी न किसी टीचर रिलेटेड एग्जाम में केवीएस और टेट की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी लेट। So on the screen here you can see first question. एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, यानी कि डाइवर्सिटी को एड्रेस करना है। कैसे करेंगी? ऑप्शन ए, मित्रताओं को स्वीकार करके और उन्हें महत्व देकर, यानी कि फ्रेंडशिप ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करना। बच्चों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का शिक्षा शोधीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ओके, बैकग्राउंड एंड कल्चर को मुद्देनजर नज़र कर। ऑप्शन सी, विभिन्न अधिगम शैलियों का समाजित करके। ऑप्शन डी, मानक निर्देशक देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो क्या क्या ऑप्शन बनेंगे? एंड ऑप्शन दिए गए यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी। सो इफ़ आई गो टू द स्टेटमेंट्स अगेन, अगर दोबारा चलें तो पहला ऑप्शन क्या है? मुझे यहाँ पे डाइवर्सिटी पढ़ाना है, यानी कि टीचर को डाइवर्सिटी पढ़ाना है। तो बीइंग ए टीचर ये भी मैंने बहुत बार फील किया है कि क्लासरूम में लाइक 40 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं सबका बैकग्राउंड कल्चर और पॉसिबली उनका वो अलग अलग एरिया से आते हैं, तो उनके कल्चर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो वहाँ पे टीचर को क्या करना है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके फ्रेंडशिप जोन और उनको इंपॉर्टेंस देकर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बनेगा। बच्चों की समझ, ये भी बिल्कुल उनकी कल्चर, यानी कि मैं अगर यहाँ पे किसी केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ या फिर मैं वहाँ पे हूँ, तो वहाँ पे एक स्कूल में आर्मी पर्सनल का बच्चा होगा, एयरफोर्स का बच्चा होगा, तो अलग अलग स्टेट से आए हैं, कोई तेलंगाना से है, कोई आंध्रा से है, कोई गोवा से है, कोई कहीं से, तो उनके बैकग्राउंड और कल्चर को भी ध्यान में रखना होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन सी, यहाँ पे हम विभिन्न टीचिंग मेथड्स, यानी कि सबका समायोजन करना पड़ेगा एक अच्छे क्लासरूम को डेवलप करने के लिए। तो ए बी सी। और डी क्या है? मानक निर्देशन देकर और निष्पादन हेतु सर्व मान्यदंड निर्धारित करके। सो मेरा ये ऑप्शन नहीं बनेगा। सो दिस इज रॉन्ग। सो हमारा आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शिक्षक कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को ढका रहने के लिए, यानी कि बेंच को ढका रहने के लिए कहने के लिए बोलती है, क्योंकि उसकी तीखी धार लग ना जाए। और कहती है कि छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पटों का प्रयोग करने को कहती है। यह किस वर्ग की शिक्षा है? ऐसा छुओ और अनुभव करो, यानी कि टच एंड फील, तो किन के लिए होता है? तो आपको पता है टच एंड फील किन के लिए होता है, यानी कि दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों के लिए यह निर्देशन होगा। दृष्टि विकलांग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे ऐच्छिक शैक्षिक कार्यक्रम, कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे हो सकते हैं? शैक्षिक कार्यक्रम। ऑप्शन ए 1, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का प्रयोग करके। उन्हें उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करके। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता, यानी कि मेमोरी बेस्ड लर्निंग। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर? देखो यहाँ पे क्या है कि न्यूनतम मानदंड, एक वो कुछ बड़ा यूज है, न्यूनतम मानदंड और उपहार और पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन हर कंडीशन में ये ठीक नहीं होता, क्योंकि हर बार अगर कोई बच्चे, कुछ क्लासरूम में सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको देख के दूसरे बच्चे मोटिवेट तो होते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक वर्ग ऐसा रहेगा जो वहाँ पे अंडर डेवलप रह जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ऑप्शन बी भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि फिर उनकी भावनाएं संवेदनाएं कहाँ चली जाएंगे अगर हम बार बार नियंत्रण की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन डी मेमोरी बेस्ड बिल्कुल नहीं, तो हमारा ऑप्शन बनेगा डी वाला। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में कौन से कथन सही हैं? विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। ये तो बिल्कुल ही गलत, यानी कि इसको तो यहीं से डिलीट करते चलना पड़ता है। विभिन्न विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। ये भी बिल्कुल गलत है। पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये कोई कारण नहीं बनता। और क्या है? विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं दिया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है, बन सकता है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान रखता है। कई बार ये होता है कि बच्चों की नीड्स एंड जो उनकी अभिरुचि होती है, इंटरेस्ट होते हैं, उनको ध्यान में न रखते हुए हमें टीचिंग प्लान, लेसन प्लान कर लेते हैं
और उस वक्त क्या होता है, बच्चों को जो सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी भी बनेगा। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन सी एंड डी। सो फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अच्छा, दो अवतरण पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके अलग अलग मतलब निकालते हैं, राइट। ऑप्शन वन, संभव नहीं है, यह संभव नहीं हो सकता क्यों विद्यार्थियों को इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, देखते हैं। नेक्स्ट, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। सी, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। डी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो मोस्ट रिलेवेंट आंसर कौन सा बना? देखो, हम डिलीट करते चलते हैं जो गलत उनको पहले। संभव नहीं है क्योंकि बिल्कुल गलत है। तो संभव नहीं क्योंकि अधिगम का उद्देश्य अर्थ लगाना नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, ये तो स्पष्ट ही नहीं यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन 4 आंसर बन जाएगा। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अपने स्वभाव में, अच्छा ये तो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, तो यहाँ से लाइन पिकअप है, लाइक नेशनल करिकुलम 2005 फिर 2009 1986 की एजुकेशन पॉलिसी और अब 2020। तो यानी ये इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ये कोट्स समझ लो। तो इनको तो बिल्कुल एक स्टिक आंसर होगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या बनेगा? सक्रिय और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अच्छा, स्वतंत्र रूप से चिंतन और सक्षम बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनर्श्रवण करने में सरल हो, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, छोटे छोटे इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो कौन सा होगा? ऑप्शन 2 विल बी और करेक्ट आंसर। संगठित तरीके से, यानी कि मॉड्यूल्स बना के क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बारे में उनको एक लेसन बनाया, अलग अलग टॉपिक्स में उसको एक्सप्लेन करना ताकि उसको पुनः समझ, यानी कि बाद में दोहराने में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना। तो ऑप्शन 2 विल बी और करेक्ट आंसर। बाकी क्यों नहीं बने बता दें कि एवरी टाइम इट्स नॉट ए गुड ऑप्शन, बार बार। ऑप्शन सी क्यों नहीं बना? विद्यार्थियों को सिखाना किस प्रकार से अधिगम का अनुवीक्षण करें, यह भी नहीं हो सकता। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों के बारे में जानकारी प्रदान करना। देखो, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? अगर इन्हीं ऑप्शंस के नीचे आपको ये बना कर देता कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी, कौन सा कथन सही है, बी और सी, सी और डी, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को भी पिकअप कर सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं है इसका, क्योंकि इनमें से एक हमें मोस्ट रिलेवेंट बताना है। तो ऑप्शन 2 सॉरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो? बहुविकल्पीय, यानी कि MCQs, पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास। तो देखिए, पहले तो उनको ड्रिल करते हैं जो होंगे ही नहीं। रटना बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल कट हो जाएगा। सिर्फ MCQ के द्वारा हम कौशल प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ए और सी, यानी कि 1 और 3 तो यहाँ से डिलीट हो गए। और ड्रिल और अभ्यास, इनमें से मोस्ट रिलेवेंट बताना है। पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, ड्रिल और अभ्यास। सिर्फ ड्रिल और अभ्यास से काम नहीं बनेगा। जब तक विद्यार्थी पूछेगा नहीं, कोई तर्क नहीं करेगा, उसके आधार पर निर्णय नहीं लेगा, तो हम समस्या समाधान जो स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, उसको बच्चे के अंदर डेवलप नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन बनेगा 2। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या है? क्या हो सकता है बच्चों की भोली अवधारणा को जानना? शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि उससे कार्य, बिल्कुल नहीं। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे जो अवधारणा बना के आते हैं घर से, आज तक अगर बाई चांस ये मान लो कोई एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें बता दिया कि सर इसमें जो न्यूमरेटर है वो छोटा क्यों होता है डिनोमिनेटर से, प्रॉपर फ्रैक्शन में एक अवधारणा है, तो उससे कोई टीचर के शिक्षण में रुकावट थोड़ी बनेगी। हमें उसको अलग टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ करके हमें समझाना पड़ेगा उसको, राइट। एग्जाम्पल्स देने होंगे, टीचिंग एक्टिविटी यूज़ करके क्लियर करना हो, तो रुकावट तो बिल्कुल नहीं बनेगा। शिक्षक के किसी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता, ये भी नहीं, क्योंकि उनकी अवधारणा को जानना क्यों नहीं उद्देश्य को पूरी करेगा? जब तक उनके व्यवहार को नहीं जानेंगे तो हम कोई भी शिक्षण विधि से
बच्चे के ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं कर सकते, यानी कि बच्चों को हम सिखा नहीं सकते कुछ भी। ऑप्शन 4 क्या है? शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है। यही करेक्ट आपका ऑप्शन बनेगा। अधिक सार्थक बनाने के लिए पाठ योजना बनाने में सहायक होता है, बच्चों की अवधारणाओं में ध्यान रखकर। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी की उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। ये तो चारों इंपॉर्टेंट हो गए। परिपक्वता बिल्कुल, उत्प्रेरणा मोटिवेशन बिल्कुल होनी चाहिए, शिक्षण युक्तियाँ विधियाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और वह स्वास्थ्य तो बिल्कुल होना चाहिए, वो भी संवेगात्मक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, ABCD ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक अधिगम है, यानी कि कौन सा अधिगम सार्थक है, या आपका अधिगम सार्थक कब होगा? उद्दीपक तथा उत्तर के बीच, युगम और साहचर्य, ओके, बैलेंस, निजी अनुभव के से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उनकी नकल करना, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। निष्क्रिय ग्रहण यानी कि टीचर ने कुछ बता दिया, बच्चा उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, क्वेश्चनिंग ना हो, वहाँ पे तर्क ना हो, तो ऑप्शन 4 इज डिलीटेड फ्रॉम हियर डायरेक्टली। ये कौन सा बना? वयस्क और अधिगम साथियों का अनुकरण। हर बार तो एक क्लास में मोनो, फिर तो एक वो हो जाएगा, एक ऑटोक्रेटिक टाइप क्लास हो जाएगी, यानी कि लीडर है, मॉनिटर बना दिया, मैंने बच्चों को बोल दिया कि सारे बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अपनी क्लास में राहुल बच्चा बहुत होशियार है, ये नहीं हो सकता कि सारे बच्चे राहुल को फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन सी भी यहाँ से डिलीट हो सकता है। भाई, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण हर बार नहीं हो सकता है, कुछ बातों में हम उसको मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। एक बार आंसर ऑप्शन 2 को देखिएगा, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यही आंसर बनेगा, निजी, यानी कि अपने सेल्फ एक्सपीरियंस, बच्चों को सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा किसी चीज़ को जानना और उसके आधार पर आंकड़े इकट्ठे करना और फिर अपने ज्ञान की संरचना को करना। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थियों को उपदेशात्मक निधि या विधि से सूचना प्रदान करना, बच्चों को यह सिखाना कि वे अधिगम परिभाषाओं को कैसे देखें और सुधार सकते हैं, बच्चों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें वे कक्षा में लेकर आते हैं, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों की अपेक्षा करना। कौन सा बनेगा इनमें से? और कौन सा नहीं, हमें बताना कौन सा नहीं है। देखो, उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, अधिगम, ये तो बिल्कुल ही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी आंसर, विल बी इंक्लूडेड इन आवर आंसर, यानी कि नहीं के लिए कोई इसका सवाल नहीं बनता। जिन्हें वे कक्षा में लेकर आते हैं, यानी कि उनकी अवधारणा को हमें सम्मान देना होगा, क्वेश्चनिंग और उनकी तर्क रीजनिंग को हमें रिस्पेक्ट करनी होगी। ऑप्शन 4 क्या है? उस स्तर के प्रश्नों की अपेक्षा करना, यानी कि मैं बच्चों से अपेक्षा कर सकता हूँ कि अपने क्वेश्चन को बिल्कुल वेल एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सिर्फ उपदेशात्मक, यानी कि सिर्फ आया बोर्ड पे लिखवा दिया, डेमोन्स्ट्रेशन विधि से मैंने कुछ करा दिया, तो वहाँ काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन ब्लैंक दिए गए हैं। खालिस्तान तथा खालिस्तान, ओके, की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका बिल्कुल इजी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर, वंशानुक्रम और पर्यावरण। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय और सामाजिकरण, अच्छा, सामाजिकरण क्या सत्य है? विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, एक मुख्य कारक है, कोई भूमिका नहीं होती, थोड़ी सी भूमिका होती है। देखो, ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए। भूमिका नहीं होती बिल्कुल ही गलत है, थोड़ी सी होती है ये भी गलत है, थोड़ी सी कोई माप थोड़ी ली उसको, यानी कि भूमिका होती है। ये ठीक रहेगा कि सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका होती है, ये दिस इज करेक्ट सेंटेंस। ये नहीं होता कि थोड़ी सी ज़्यादा कम होती है। तो ऑप्शन सी और डी यहाँ से डिलीट, 3 और 4 डिलीट यहाँ से, ऑप्शन 1 और 2 में से देखेंगे मोस्ट रिलेवेंट। और ये तो बिल्कुल कन्फ्यूजन भरा है, और आप बोलोगे कि सर इसमें अंतर ही कहाँ है, महत्वपूर्ण और मुख्य कारक क्या है? देखो, अगर आपको सामाजिकरण होता क्या? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अंतःक्रिया के एक तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन सकता है। और इसमें सामाजिकरण के लिए जो होते हैं, यानी कि एजेंट कौन कौन से, एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका परिवार से शुरू हो जाओ, फैमिली से शुरू होकर फैमिली के मेंबर्स हैं, आपके रिश्तेदार हो गए, रिलेटिव्स हो गए,
और आपका पड़ोस हो गया, नेबरहुड हो गया, मीडिया हो गया, आपके कलीग्स हो गए, और समाज के कानून वगैरह सब कुछ आते हैं। सब इंपॉर्टेंट एजेंट हैं, सब एजेंट हैं, यानी कि किसी की कमी किसी ना कोई किसी से ज़्यादा है, ना कोई किसी से कम है, तो सभी आपस में क्या है, बैलेंस्ड है, सभी आपस में क्या है, महत्वपूर्ण है, मुख्य कोई नहीं है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, तो विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ से हमें सामाजिकरण की डेफिनेशन बिल्कुल स्टिक तरीके से पता करनी होगी, तभी हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी नहीं हो तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी नहीं हो और तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे शादी कौन करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। यानी कि दादी माँ लड़की को डांटती है और बोलती है तुम लड़कों की तरह व्यवहार करती हो और तुमसे शादी कौन करेगा अगर तुम यही कंटिन्यू करती रही तो क्या प्रतिबिंबित करता है इसमें से। ऑप्शन 1, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। ऑप्शन 2, लिंग समरूपता, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लड़की के लिंग की गलत पहचान। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता, समरूपता तो है ही नहीं, उसने जब लड़के और लड़की की बात कर दी तो ठीक है। पालन पोषण, और इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में से क्या बनेगा रिलेवेंट आंसर, रिलेवेंट अगर हमें ढूंढना पड़ेगा तो पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो ये तो कहीं नहीं बताया गया कि सेंटेंस में, कथन में, कि भाई उसमें कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि पालन पोषण के कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं कहीं से स्पष्ट होता है। तो ऑप्शन सी देखेंगे, 3 देखें, लड़कों और लड़कियों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि दादी माँ क्या कहती है, पुरानी सोच को लेकर आगे बढ़ा रही, तो यहाँ से रूढ़िवादी धारणा उजागर होती है। तो ऑप्शन सी विल बी और करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। 16th क्वेश्चन, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आकलन के बारे में, असेसमेंट के बारे में, आकलन के बारे में, जैसे ऑप्शन देख लेते हैं। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। ऑप्शन बी, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, कंपेरेटिव असेसमेंट हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार है। तो कौन सा बनेगा आपका आंसर। देखो कंपेरेटिव, अगर मैं कंपैरिजन करूँ बच्चों की, 40 बच्चों ने जो आंसर लिखा बार बार कॉपी उसको पढ़ के सुनाओ तो बच्चे उससे डिमोटिवेट होंगे जो उसको कम आंसर कर पाए। तो ऑप्शन थर्ड तो यहीं से, बी तो यहीं से डिलीट हो गया। ऑप्शन ए क्या है, वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके, बिल्कुल ठीक है। आकलन इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके, कहीं कमी हो तो उसको सुधार सके। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से ठीक हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा इनमें। बी तो डिलीट हो चुका है। सी क्या है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बिल्कुल मेमोरी का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, ये भी बनेगा हमारा आंसर। और डी, आकलन तब तक, अच्छा उसमें भय और चिंता का ना, बिल्कुल नहीं, जरूरी थोड़ी कि भय और चिंता ही होनी चाहिए। तो बी और डी, बी और डी हमारा डिलीट हो चुका, तो ए और सी ऑप्शन बचा हमारा आंसर। तो ऑप्शन 4 विल बी और आंसर, ए और सी। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि बैकग्राउंड से विद्यार्थी आते हैं तो एक प्रभावी शिक्षक क्या करता है या क्या कहता है। समूह में व्यक्ति की भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना होगा, बिल्कुल देना होगा। बिल्कुल मैंने बता चुका हूँ कि डाइवर्सिटी के दौरान क्या करना होता है, उनकी बैकग्राउंड, कल्चरल, संस्कृति के बारे में बिल्कुल ध्यान देना होगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम बनाने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते हम सांस्कृतिक जानकारी को। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं स्कूल में हूँ तो मैं कई बार बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, एक बच्चा तेलंगाना से है तो उसको 2-3 बच्चे कुछ ऐसे चढ़ाते थे उनकी तेलुगु लैंग्वेज यूज़ करके, यानी कि वो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और मेरे पास आया, तो मैंने उस समस्या को देखा और सुलझाया। क्योंकि बच्चा बोल रहा था कि सर मेरे को बार बार बोलते हैं ओए तुम इडली कितने बजे खाते हो, तुम इडली कितने टाइम खाते हो। सो दिस इज़ नॉट राइट। आपको उनके कल्चरल बैकग्राउंड को बिल्कुल ही समझना होगा, तभी शिक्षण आगे बढ़ सकता है। ऑप्शन 4, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये तो, यानी कि सभी हम क्लासरूम में इकोनॉमिक तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, आर्थिक जैसी कोई चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट नहीं होगा हमारा। तो ए और बी में से रिलेवेंट क्या हो जाएगा बताओ। वंचित पृष्ठभूमि यानी कि डिप्राइड बैकग्राउंड वाले बच्चे को कठिन, बार बार उनको बोलना कि आप थोड़ा सा नीचे हो, आप ऐसे बैकग्राउंड से, यानी कि बच्चे के सामने बैकग्राउंड का जिक्र तो होना ही नहीं चाहिए, बच्चे के सामने बैकग्राउंड का जिक्र नहीं होना चाहिए, बच्चे के सामने एकल अभिभावक का जिक्र यानी कि सिंगल पेरेंट्स का जिक्र होना चाहिए, बच्चे को ये फील नहीं कराना चाहिए आप अनाथ हो, अगर कोई अनाथ हो तो बिल्कुल, मतलब वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 विल बी और करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए
ऑप्शन 1 खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। तो क्या होगा, 2000 में क्या करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, यानी कि समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या कथन सही है? अच्छा, क्या कथन सही बताना पड़ेगा आपको। संज्ञान और संवेग, यानी कि अगर मैं जोड़ूँ कोग्निशन और अपना इमोशंस, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं, बिल्कुल गलत है। एक दूसरे से फ्री बिल्कुल नहीं है, अटैच्ड। संवेग और संज्ञान परस्पर जुड़े और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भी ठीक हो सकता है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये भी वैसे ही बिल्कुल गलत हो गया। तो क्या बचा आपका, ऑप्शन 2, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, यानी कि कहते हैं ना दिल और दिमाग दोनों की सुननी चाहिए, तो वही वाली बात होगी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही निर्माण करता है? ये आंसर्स आपको तभी आएंगे जब आपको इनकी करेक्ट स्टेटमेंट्स का पता हो, इनके सिद्धांतों के बारे में बिल्कुल जानकारी हो। तो जैसे पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की, देखो यहीं पे कन्फ्यूजन हो गया, यहीं पे दोनों स्टेटमेंट, तो बिल्कुल इनमें से आंसर निकालना भारी हो जाएगा अगर आपने सिद्धांतों को सही तरह से नहीं पढ़ा हो। दोनों मानते हैं, ये तो बिल्कुल दोनों नहीं मान, दोनों ये तो सी और डी तो डिलीट हो गए, आपको 1 और 2 में से बताना पड़ेगा। तो पियाजे ने किसकी बात करी थी, विचार पहले जन्म लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी योर आंसर। जैसे आपके पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गया और एक थे कोलबर्ग हो गया, ये बिल्कुल इनके जो सिद्धांत होते हैं ना, वो बिल्कुल समझ लो कि कोलबर्ग तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पियाजे और कोलबर्ग से क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? अच्छा, शिक्षक समकक्ष उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर, बिल्कुल गलत है, पाठ्यपुस्तक सिर्फ एक साधन नहीं हो सकती। सो ऑप्शन सी डिलीट। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों की, बिल्कुल ही गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो वहाँ से एक को दूसरे से रेट हम कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 फिर से देखते हैं। समान कक्ष उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन, बिल्कुल ही गलत है। हम उत्तरों की तुलना नहीं कर सकते, हम उनको ये मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। तो तुलना की कोई बात नहीं बनती। तो क्या बनेगा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। इससे पहले क्वेश्चन आया था ना, अवधारणाओं को सम्मान देना चाहिए, तो उसमें क्या सहायता मिलेगी, शिक्षक को पाठ योजना बनाने में बहुत सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 22, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वही बात होगी, कोलबर्ग का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा तो इसमें से डायरेक्ट आंसर हम पिकअप कर सकते हैं। देखिए कैसे, मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा उसने। प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, ये तो गलत ही हो गया, उत्तर दिया है बिल्कुल। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया नहीं, कुछ मायनों में नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल, कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। तो कौन सा आंसर बनेगा? बिल्कुल, उसने जो भी सैंपल लिए गए थे सभी मेल डिपेंडेंट, यानी कि मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा था। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता, अच्छा टीचर के बारे में बात हो रही है, गणित के कक्ष में सर्वे पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती हैं, प्रोजेक्ट्स देती हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या हो सकता है? समस्या सुलझाने के लिए, बिल्कुल ठीक बन सकता है। तो प्रमाणित आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थी, बिल्कुल ठीक। डेटा हैंडलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, बिल्कुल होगा उसमें। कक्ष की एक रस्ता को भंग करने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इससे एक रस्ता भंग नहीं हो सकती। ऑप्शन डी, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका प्रयोग करके। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन डी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कोरोना टाइम में क्या हुआ, 2020 में जब कोरोना पीक पे था या कोरोना स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ कि बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे नहीं थे, लाइक क्लास 9 के बच्चों के साथ क्या किया, मतलब स्कूल्स ने, सीबीएसई ने क्या किया, एग्जाम देने स्कूल नहीं आ सकते थे, तो उनसे क्या किया गया कि कक्षा के अभाव में उनको बोला गया कि कुछ कक्षाओं से आप परियोजना विधि से भी
मूल्यांकन कर सकते हैं परीक्षा के लिए। लाइक उनको एक क्वेश्चन पेपर ना डिस्ट्रीब्यूट करके उनको बोला गया कि आपको एक इस प्रॉपर टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट विधि से सभी बच्चों का मूल्यांकन किया गया और बच्चों को उनका परिणाम बताया गया, पास किया गया। तो ये बिल्कुल, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो एक अल्टरनेट ऑप्शन बन गया था हमारे लिए। तो वैकल्पिक आकलन के लिए बच्चों की और अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ऑप्शनल या फिर कह लें अल्टरनेट असेसमेंट के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी हमारा बन जाएगा। तो कौन कौन से बने, हम है ए बन गया, बी बन गया और डी बन गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ए बी एंड डी। डी वाला बहुत, एक बार फिर से स्टेटमेंट देखे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे इन्हीं से ज़्यादा बोर होते हैं। ऑप्शन ए बी सी ठीक होगा, बी सी डी ठीक होगा। सही तरह से तर्क और रीजनिंग का डेवलपमेंट इन्हीं क्वेश्चन से होता है। जितने आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे ना तो वही बेनिफिट आपको उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। दुश्चिंता के लिए कौन सा उत्तरदायी घटक नहीं है। पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति और अपना लिंग यानी कि जेंडर एंड परीक्षा पद्धति, कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। अच्छा, पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम तो बहुत इफेक्टिव करता है। पाठ्यक्रम मस्ट बी अप टू द लेवल ऑफ चिल्ड्रन। जब तक आपका करिकुलम पाठ्यक्रम बच्चों के लिए फिट नहीं बैठेगा तो आप कैसे एक कोई भी सब्जेक्ट को हम पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे टीचिंग लर्निंग एग्जिस्ट तभी करेगी जब हमारा करिकुलम बच्चों के अकॉर्डिंग हो, अप टू द लेवल हो। तो ऑप्शन ए हमारा बनेगा यहाँ से। विषय की प्रकृति, बिल्कुल ये तो बिल्कुल देखा गया है। बच्चे का भी इंटरेस्टिंग क्या होता है, जैसे आमतौर पर क्या होता है, बच्चे मैथ्स और साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेकर क्या करते हैं, सर मुझे तो आर्ट पसंद है, मुझे तो म्यूजिक पसंद है। ये भी तो सब्जेक्ट है ना। तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट बिल्कुल इफेक्ट डालती है यहाँ पे। लिंक से पहले हम परीक्षा पद्धति देख सकते हैं। परीक्षा पद्धति यानी कि हम एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। जैसे बच्चे बोलते हैं वही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोरोना का, तो फिर परीक्षा में फिर एमसीक्यू टाइप डाला गया, टर्म 1 टर्म 2 डाला गया, तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। यानी लिखने के बजाय बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहने लगे। तो वो एक तरह सही तरह से आकलन भी नहीं हो सकता, लेकिन एक मजबूरी वो समय करना पड़ा था। तो परीक्षा पद्धति इस प्रकार बहुत इफेक्ट डालती है। लिंग यहाँ पे, अच्छा लिंग क्या क्या रोल रहेगा यहाँ पे। जेंडर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक लड़की ज़्यादा प्रेशर लेती है, लड़का ज़्यादा प्रेशर लेता है। गणित की कक्षा में या किसी भी कक्षा में हो सकता है आपका। तो वहाँ पे एक जेंडर जो हमारा मायने बिल्कुल नहीं डालता। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, जेंडर ही बन जाएगा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट थे, रिपीटेड हैं बार बार। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।